नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसान हो, छात्र हो या फिर कर्मचारी हो, यानी अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम उस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही चर्चित है और भविष्य का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समस्या मानी जाएगी। अब वो है एमएसपी, एपीएमसी, जिसके थ्रू आंदोलन कर रहे हैं किसान। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और हम भी किसान हैं तो हम आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, या जो कर भी रहे हैं हम ही मान लीजिए कर रहे हैं, तो क्या हम ये सही आंदोलन कर रहे हैं, हम सही चीजों को जानते हैं। जो ये सरकार नई कृषि बिल 2020 लाई है, तो इसमें जो 3 प्रावधान हैं, क्या उन तीनों प्रावधानों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसके फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमें जानना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हमें जानना चाहिए। तो मैंने पहले पार्ट में यानी इसके पहले वाले वीडियो में एमएसपी क्या होता है इस पर चर्चा किया था, आप लोगों ने उसे पसंद किया। आज एपीएमसी क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो एमएसपी और एपीएमसी दोनों जब आप समझ जाएंगे, तब आप जो किसानों की 3 कृषि बिल आई है 2020 में, वो क्या है, उसके क्या प्रावधान है, उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। तो ये सब अगले वीडियोस में होंगे। आज हम लोग एपीएमसी के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एपीएमसी, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, हिंदी में कृषि उत्पाद बाजार समिति। इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके क्या फायदे हैं, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो एपीएमसी क्या है पहले ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, और ये क्यों आई ये समझेंगे। उसके बाद एपीएमसी के लाभ क्या हैं और एपीएमसी के हानि यानी कि नुकसान क्या क्या है, और भविष्य में ये रहेगी या नहीं, मतलब समाप्त हो जाएगी या रहेगी। तो देखिए, आप अच्छे से अगर इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें, कृषि उत्पाद, कृषि मतलब खेती बाड़ी से, उत्पाद मतलब उत्पादित चीज, बाजार समिति यानी कि जहां पर उसका क्रय विक्रय होता है उसकी एक कमेटी। तो कहने का मतलब कि खेती बाड़ी से उत्पादित वस्तुओं का जब कोई कारोबार होता है, खरीदा या बेचा जाता है, क्रय विक्रय होता है, उससे संबंधित ये पूरा कार्यक्रम एपीएमसी का है। तो ये क्यों आई पहले आप ये समझिए। तो थोड़ा सा आप पीछे जाइए इतिहास में अगर, तो आजादी के समय आप जानते हैं कि कोई भूमि सुधार कार्यक्रम लगभग न के बराबर था। आजादी के बाद सबसे पहले भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ, है ना, और वो किस लिए हुआ? कृषि के लिए, कृषि में सुधार के लिए, जिसके तहत जमींदारी का उन्मूलन हुआ। आप जमींदारी के बारे में जानते हैं, जमींदारी से ही किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ था। उसमें एक जमींदार होता था, वो खेती करवाता था, पूरा उसका वही उसके पास मालिकाना हक होता था, और जिसकी जमीन होती थी वो उस खेत में एक मजदूर की तरह कार्य करता था। इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया 1952 के आसपास। लेकिन समस्या ये थी कि जो किसान है, किसान के पास हजारों काम होते थे। किसान ही के पास नहीं, सबके पास होते हैं, लेकिन किसान के पास हजारों काम समस्या इसलिए बन जाती है क्योंकि उनके पास आय का स्रोत केवल खेती है। खेती के अलावा कोई उनके पास न व्यापार है, न उनके पास कोई नौकरी है, कुछ भी नहीं है। केवल खेतों में जो उगाए उसी को खाएं, और अगर कुछ बच गया तो उसी को बेच करके उसी से तेल, नमक और आवश्यक वस्तुएं खरीदें, है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाएं, स्वास्थ्य पर खर्चा करें, शादी विवाह में जाएं, बच्चों की शादी करें, सब कुछ वो करते हैं किससे? खेती से उत्पादित वस्तुओं का। कौन? किसान। लेकिन उनके पास समस्या ये थी कि इतनी अच्छी सिंचाई की सुविधा नहीं थी। कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर था, सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं थी, बीज अच्छे नहीं थे, जुताई करने के साधन नहीं थे, खेती बाड़ी करने के आज की तरह जो आप मशीनें देखते हैं वो सब नहीं थी। तो इतनी अच्छी खेती नहीं होती थी, इतना अच्छा उत्पादन नहीं होता था, उत्पादन केवल खाने के ही बराबर होता था, और उसी में से अपने पेट
को आधा रख करके मान लीजिए कि किसान कुछ बेचते थे ताकि और चीजें आ सकें। लेकिन समस्या ये थी कि जब वो खेती करते थे तो उसके लिए भी कुछ लागत लगती थी, तो वो पैसा साहूकारों से उधार लेते थे, है ना? या फिर उनके घर कोई आपदा आ गई, कोई बीमार हो गया तो पैसा नहीं रहता, तो साहूकारों से उधार लेते थे। या शादी विवाह करना है तो उधार, आप समझते हैं सब। तो उधार जब लेते थे तो साहूकार उनको 5% से 10% या फिर इससे ज्यादा प्रति महीना, प्रति माह ब्याज पर कर्ज देते थे। यानी कि अगर 100 रुपए भी कर्ज दिया इस महीने, तो अगले महीने 5 के भी भाव से 105 रुपए हो गया, उसके अगले महीने 110 रुपए हो गया। अगर 5 पे दिया तब 10 पे दिया, तो हर मतलब एक एक महीने पे 100 रुपए पे 10-10 रुपए बढ़ रहा है। कितना ज्यादा ब्याज लगता था। तो जो ब्याज ले लेता था वो लगभग ब्याज से कभी मुक्त नहीं हो पाता था, क्योंकि ज्यादा ब्याज लगता था। और साहूकार बहुत शोषण करते थे। शोषण कैसे करते थे? वो तो जानते थे कि मैंने किसान को पैसा दिया है, उसके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही किसान की फसल तैयार होती थी तो वो उसके खेत में ही पहुंच जाते थे और पूरी फसल औने पौने दाम पर खरीद लेते थे। अब चूंकि जो किसान है उसने कर्ज लिया है तो वो माल भी उन्हीं को देगा और वो औने पौने दाम पे खरीदते थे। इस तरह से किसानों का घनघोर शोषण होता था, एकदम अत्याचार होता था मान लीजिए। तो इससे कैसे मुक्ति मिले? तो इसलिए भारत सरकार ने जब इस पर विचार किया तो उसको ये लगा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसके तहत इन किसानों का शोषण थोड़ा सा रुके या फिर बिल्कुल रुक जाए। तो क्या हुआ कि एपीएमसी का कॉन्सेप्ट आया। यानी अब सरकार क्या करेगी कि हर एक इलाके में एक मंडी खोलेगी, जिसे देहाती भाषा में गल्ला मंडी बोलते हैं, कहीं कहीं सब्जी मंडी बोलते हैं, हरियाणा पंजाब में सब्जी मंडी बोलते हैं, और बाजार समिति, मंडी समिति अन्य नामों से जाना जाता है। इसमें होता क्या था? इसमें यह नियम बनाया गया था कि जो भी किसानों की कोई फसल होगी बेचने के लिए अगर वो लाएगा तो वो इन साहूकारों के पास नहीं ले जाएगा, उसे उचित दाम मिलेगा और वह इन मंडियों में ले जाएगा। तो अब हम इन मंडियों को, जिसे हम एपीएमसी कहते हैं, इसको ध्यान से अब समझें, क्योंकि अब हम जान गए कि एपीएमसी की स्थापना क्यों हुई। तो अगर एक लाइन में आपको बताना हो कि एपीएमसी की स्थापना क्यों हुई, तो एपीएमसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए इसकी स्थापना हुई और किसानों को सही दाम, यानी उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए स्थापना हुई एपीएमसी की। अब इसमें लाभ क्या है? तो पहले ये समझिए लाभ। देखिए एपीएमसी में क्या होता है कि हर क्षेत्र में इसका एक क्षेत्र बटा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र ये है, ए है, एक क्षेत्र ये है, बी है। तो ए के क्षेत्र में मान लीजिए 10,000 की आबादी है, बी के क्षेत्र में मान लीजिए कि 12,000 की आबादी है। तो एक एपीएमसी यानी एक मंडी यहां पे है, एक मंडी यहां पे है। तो इस मंडी में जितने भी एरियाज लगते हैं वहां के लोग इसी मंडी में यानी इसी क्षेत्र में लाएंगे और बेचेंगे। यहाँ के लोग यहाँ नहीं मतलब ले जा सकते और ना ही यहाँ के लोग यहाँ, क्योंकि उनके लिए भी अलग है, उनके लिए भी अलग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोग दूसरी जगह क्यों ले जाएंगे, है ना। तो एक क्षेत्र निर्धारित होता था और उस जगह पर किसान ट्रैक्टर से जैसे भी अपने खर्चे से ले जाते थे वहां पर। अब उसके बाद क्या होता था आप समझिए। इस एपीएमसी में यानी कि इस मंडी में जब किसान जाता था, जो निर्धारित क्षेत्र में जो मंडी थी वहां पर जब किसान जाता था तो वहां पर उसको हम शुद्ध भाषा में अगर लिखें तो दलाल, इसको आड़तिया भी बोलते हैं, कमीशन एजेंट भी बोलते हैं। तो दलाल कह सकते हैं आप, दलाल को अच्छे तरह से समझते हैं। दलाल क्या करता है? दलाल बीच में रहता है, वो किसानों के फसल को बिचवाता है। यानी कि किसान जब जाएगा तो सबसे पहले किसी आड़तिया से मिलेगा। इससे फायदा किसान का ये होगा कि किसान जब मंडी में जाता है तो उसको उतनी जानकारी नहीं होती है कि हम किसके पास जाएं, कहां तौल करवाएं, क्या रेट चल रहा है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो जब वो किसी दलाल से, किसी एक आड़तिये से मिलता है तो उसका सारा काम आड़तिया करवा देता है। यानी कि
उसको बताएगा कि आज क्या रेट चल रहा है, और फिर उसको 2.5% का, लगभग 2.5 से 3% का, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 2.5% ही, 2.5% इसको दलाल को मिलता है। यानी कि अगर 100 रुपए का इसने किसी किसान की फसल बेचवाई इस मंडी में, तो इसको 100 रुपए में 2.5 रुपए कमीशन मिलेगा। तो इसको कमीशन मिला, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसान की फसल का घाटा न लगे, वहां पर उसको कोई बेवकूफ न बना सके, या उसकी फसल लेकर के कोई चला न जाए बिना पैसा दिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी दलाल की होती है। तो इस तरह से किसानों का ये फायदा हुआ कि वो फसल विश्वास के तौर पर, मतलब कि उनको कोई डर नहीं होता है, और वो सीधे मंडी में जाते हैं। उनका एक दलाल निश्चित होता है, एक आड़तिया निश्चित होता है, कांटेक्ट कर लेते हैं, हर बार उसी से मिलते हैं, वही उनका पूरा काम करवा देता है। और ये जो भाव है एमएसपी पर तय होता है। एमएसपी पर आप जानते हैं 24 फसलें हैं, पुराने वीडियो को आप देख लीजिए, हमने डिटेल में आपको समझाया है एमएसपी क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 24 फसलें हैं, जिसमें से दलहनी फसलें हैं, खाद्यान्न की फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, और कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं गन्ने को छोड़कर, जैसे धान, गेहूं, जौ, मटर, ये सब एमएसपी में फसलें आती हैं। इनका दाम निश्चित होता है। जैसे अभी इस वर्ष की मैं बात करूं तो धान का एमएसपी निर्धारित हुआ है 1868 रुपए प्रति 100 कुंटल पर, सॉरी प्रति 100 केजी पर, यानी 1 कुंटल का दाम 1868 रुपए निश्चित किया गया है। तो अब कोई भी किसान जब यहां पर लाएगा, उसको धान बेचना है, तो उसको 1868 रुपए मिलेगा। 1868 में नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि उसका दाम फिक्स है। अब वो अलग बात है कि इसी में वो 2.5% दलाल को दे देगा, इसी में वो अपना खर्चा भी जोड़ेगा बेचारा, क्योंकि वो तेल पेट्रोल से लेकर आया है कि नहीं, और बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, लेकिन उसका भाव जो है धान का 1868 पर ही मिलेगा। लेकिन जो फसलें एमएसपी पे नहीं आती, जैसे सब्जी तो एमएसपी में नहीं आती, सब्जी का दाम निर्धारित नहीं होता है, आलू का, टमाटर का, इन सब का दाम निर्धारित नहीं होता है, तो इनका वहां पे कंपटीशन होता है। कंपटीशन का मतलब होता है कि वहां पे बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ छोटा से छोटा भी और बड़ा से बड़ा भी व्यापारी जा सकता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए उसको एक पैन कार्ड, यानी उसको एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा कि तो जो फसलें एमएसपी पे हैं, उनका एमएसपी पर जो दाम निर्धारित होता है उतना मिलता है, और जो एमएसपी पे नहीं है उसके लिए यहाँ प्रतियोगिता है, कई खरीदने वाले होते हैं। तो जहां मतलब दलालों से फिक्स हो जाता है कि भैया हम इतने में ही बेचेंगे, किसान बता देता है कि मैं इतने में ही बेचूंगा, तो वो पता करता है कि कौन इतने में खरीद रहा है। अगर उतने दाम में कोई खरीद रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दाम वहां पे फिक्स आमतौर पे हो ही जाता है कि मतलब जैसे आलू है, तो आलू का आज भाव क्या है, तो वहां पे जितने भी खरीदार होते हैं लगभग उसी भाव से खरीदते हैं, वो कम ज्यादा होता रहता है। तो इस तरह से किसानों का इससे बड़ा लाभ हुआ। बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन पीछे इतना नुकसान था, उसकी अपेक्षा ये बहुत अच्छा था। भाई वहां पर खड़ी फसल कोई खरीद लेते थे औने पौने दाम पे, पैसा पता नहीं कब देंगे कि नहीं देंगे, और कर्ज भी लिया है तो कहां देंगे। तो उससे अच्छा ये है कि यहां पर बेचे, और अगर कर्ज भी लिया है तो यहां पर चूंकि उसको उचित दाम मिल जाएगा, तो उससे वो कर्ज मुक्ति भी पा सकता है। अब इसकी हानि क्या है? हर एक चीज का अगर लाभ है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। तो इसका ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लाभ ज्यादा है, लेकिन कुछ नुकसान भी है। जैसे इसका पर्सनल, आप जानते हैं कि एकाधिकार है इसमें। एकाधिकार का मतलब होता है जिस क्षेत्र में एक ही व्यक्ति का या कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक मंडी है, वहां पर 10 व्यापारी हैं खरीदने वाले, तो क्या होता है कि उन 10 को आप एक यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि वो लोग आमतौर पर नहीं बल्कि हमेशा यही करते हैं कि एक दाम फिक्स कर लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए आलू के 10 व्यापारी हैं खरीदने वाले, तो वो सब आपस में मिलकर के दाम फिक्स कर लेंगे कि आज हम लोग आलू इतने में ही खरीदेंगे, कोई भी इससे ज्यादा में नहीं खरीदेगा, सब लोग इतने में ही खरीदना। तो जो बेचने वाले हैं वो क्या करेंगे, या तो आपके पास आएंगे तो भी उतना ही दाम, उनके पास जाएंगे तो भी उतना दाम, तीसरे के पास जाएंगे तो भी उतना ही दाम है। तो लास्ट में वो जान जाएंगे कि आज मुझे इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है,
तो वो किसी के भी पास उतने ही दामों में बेच देंगे। तो इसे आप एकाधिकार कह सकते हैं, जो कि नुकसानदेह है। इससे किसानों का थोड़ा सा शोषण मान सकते हैं, यानी उनको कम दाम मिल पाता है। ठीक है। दूसरी चीज नुकसान इसमें यह है कि किसानों को लगभग 10% से 15% ही मिलता है। ये क्या मतलब है इसका कि 100 रुपए में 10 से 15 या मान लीजिए 20 रुपए ही मिलता है। जैसे किसानों ने ही मान लीजिए कि गेहूं बेचा, मान लीजिए कि किसान ने गेहूं बेचा, अब उस गेहूं को यहां पर होलसेलर खरीदेंगे, होलसेलर ले जाकर के छोटे व्यापारी को बेचेंगे, छोटे व्यापारी और छोटे व्यापारी को बेचेंगे, फिर वो जाकर के कंज्यूमर को देंगे, यानी कि उपभोक्ता को देंगे। तो हर व्यक्ति अपना अपना लाभ लेगा। शुरुआत किसान ने करी, इसका मतलब वो सबसे सस्ते में बेचा, सबसे कम में बेचा, क्योंकि वहीं किसान ने बेचा। इसका मतलब कि किसान कोई आप कंपनी मान लीजिए, तो कंपनी में उत्पादित वस्तु सबसे पहले सस्ती होती है, उसके बाद उसको जब कई क्षेत्रों में यानी कि कई स्टेप में जब उसे पहुंचाया जाता है, तो चूंकि हर व्यक्ति बीच वाला लाभ लेता है, तो लास्ट में उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते महंगी हो जाती है। तो किसान 10 रुपए की चीज को बेच करके कंज्यूमर के पास लगभग 100 रुपए में पहुंचाया। बीच का क्या हुआ? बीच का आप यही देख लीजिए कि 2.5% तो आढ़तिया ही ले लिया। उसके बाद मंडी का भी 4% या 5% या 3% निर्धारित होता है, टैक्स कटता है। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसान लेकर आया, जगह जगह टोल टैक्स है उसको भरा, किराया अगर गाड़ी में लाया है तो उसका किराया, उसके बाद वहां पे जो तौल कर रहा है उसका भी चार्ज है, और सरकारी टैक्स अलग से है। तो कुल मिला के कई जगह टैक्स है, कई जगह उसको देना पड़ रहा है, जिसके कारण काफी पैसा मतलब बीच वाले ही खा जा रहे हैं, है ना। तो 10 रुपए ही किसान को या 15 रुपए ही किसान को मिला, जबकि वही चीज मार्केट में 100 रुपए की बिक रही है। तो ये भी समस्या है यहाँ पर। दूसरी चीज, इसमें राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है। राजनीति का मतलब कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां के विधायक हैं या जिला पंचायत के सदस्य हैं या सांसद हैं उस क्षेत्र में, तो वो भी तो किसान हैं, या उनके रिश्तेदार या उनके परिवार के लोग या उनके मित्र भी तो किसान हैं, बड़े किसान हैं। तो वो लोग यहाँ पर इस एपीएमसी में शामिल होते हैं, क्योंकि एपीएमसी कोई एक व्यक्ति का तो समूह है नहीं, इसको कई लोग मिलकर के सेटल करेंगे। वहां पर कई लोग जब मिलेंगे, सरकारी व्यक्ति मिलेंगे, प्राइवेट व्यक्ति मिलेंगे, प्राइवेट का मतलब किसान वर्ग से जो लोग आए हैं, फिर वो लोग पूरा सिस्टम तैयार करेंगे कि कैसे बेचेंगे, कितने दलाल रखेंगे, कितने तरह के व्यापारी आ सकते हैं, कहां कहां माल जाएगा। तो ये सब निर्धारित करने का यानी योजना बनाने की एक टीम होती है। उस टीम में राजनीतिक व्यक्ति शामिल होते हैं। कौन? क्षेत्रीय लोग, किसान लोग, क्षेत्रीय किसान राजनीतिक पार्टी के लोग। तो ये लोग भी अच्छा खासा इससे मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरह से कुछ इसके हानि भी है। और पहले क्या था कि एपीएमसी के बाहर कोई भी फसल किसान बेच ही नहीं सकता था। अलग बात है कि छोटे मोटे व्यापारी खरीद लेते थे, तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं था, लेकिन बड़े स्तर पर कोई भी मतलब माल बाहर नहीं बेच सकता था, एपीएमसी के ही थ्रू बेचना पड़ता था। आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका मेन मुद्दा क्या है? उसका मेन मुद्दा एमएसपी को लेकर के है। यानी किसान ये कह रहे हैं, या जो गैर बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये जो नई कृषक नीति बनाई है 2020, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया है, यानी एमएसपी की गारंटी नहीं दिया है। जैसे एमएसपी में 1868 रुपए का धान है, तो ये निर्धारित कर दे कि जो भी व्यक्ति 1868 रुपए से कम में खरीदेगा, उसको उसके ऊपर जुर्माना लगेगा या उसको सजा होगी। ऐसा इस बिल में नहीं कहा गया है। तो क्या होगा कि किसानों को कम दामों पर ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग सेटल कर लेंगे, कोई इस पर खरीदेगा ही नहीं, सब लोग आपस में मिल जाएंगे और कहेंगे कि सब लोग जो है 10 के ऊपर खरीदेगा ही नहीं, 10 रुपए किलो। तो गारंटी देनी चाहिए थी, इस पर विवाद है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और एपीएमसी तो नहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लोकल लेवल पे हर जगह होता था, तो बड़ा आराम था किसानों को वहां ले जाने में। तो नई कृषक नीति में इसको मतलब समाप्त नहीं किया गया है, कहा गया है कि ये भी रहेगा। इसके अलावा
जो किसान पहले दूसरी जगह नहीं बेच पाते थे, अब दूसरी जगह भी बेच पाएंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना कि एक इलाका इधर ए है, एक इलाका इधर बी है, तो यहाँ भी एक मंडी है, यहाँ भी एक मंडी है, तो यहाँ का किसान यहाँ नहीं बेच सकता था, यहाँ का किसान यहाँ नहीं बेच सकता था। लेकिन अब यहाँ का किसान यहाँ भी बेच सकता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ हमारा कम दाम मिल रहा है, हमको लाभ कम मिल रहा है, यहाँ ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो यहाँ से ले जाकर के यहाँ भी बेच सकता है, और यहाँ वाला यहाँ भी बेच सकता है। ये कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया है। फिर भी ये जो तीनों कृषक बिल है, इसमें कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को हम चर्चा करेंगे आगे। तो आज हमने ये सीखा कि एपीएमसी क्या है, एपीएमसी कैसे कार्य करती थी, एपीएमसी से किसानों का कितना लाभ हुआ और एपीएमसी से किसानों का कितना नुकसान भी होता था। अब जो नई कृषक बिल आई है, उससे किसानों को कितना फायदा होगा या उससे किसानों को कितना नुकसान होगा। तो आज बस इतना ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, सबसे सरल लहजे में समझाने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कुछ मन में प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आया, जो मैं हो सकता है कि बताने के क्रम में भूल गया हूं, इंपॉर्टेंट बात रही होगी, तो उसे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में उस पर चर्चा कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।